जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों ये शब्द है न्यायिक सक्रियता, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए हमारे हमारा जो न्यायालय है, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर बहुत तरह-तरह के आरोप लगते हैं। आरोप कैसे हैं? जैसे दोस्तों न्यायिक सक्रियता होता क्या है, पहले मैं बता दूं आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण है, तो विधायिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इधर मान लेते हैं संसद है और इधर मान लेते हैं मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। तो आपको पता है कि जो संसद है ये कानून बनाती है, हमारे यहाँ विधायिका है। जो मंत्री परिषद है ये कानून को लागू करने वाली निकाय है। और जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, यह जो न्याय करने की व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ठीक है, तो संसद कानून बनाती है। संसद ने कोई कानून बनाया और अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देती है या कैंसिल कर देती है। यहां तक तो बात ठीक था। कार्यपालिका ने कोई काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके उस काम में हस्तक्षेप किया, उसको मना किया। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कार्यपालिका ने कोई काम नहीं किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कार्यपालिका का काम। आप कहेंगे ये क्या मजाक हुआ? मैं सच बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि जैसे जैसे ही कोई दिवाली का समय आता है, कोई ऐसा त्योहार है, तो स्पेशली दिवाली के समय में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा था आज से कुछ साल पहले कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कैसे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि जो दिल्ली की सरकार है यह पटाखों पर प्रतिबंध लगाए क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया कि भाई आपका काम जजमेंट करने का है। तो ये तो कार्यपालिका का काम है कि वह पटाखों पर नियंत्रण लगाती है, कैसे लगाती है, प्रतिबंधित करती है, क्या नहीं करती है। तो इसी को दोस्तों जब भी कोई एक निकाय दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करेगा तो उसे सक्रियता कहते हैं, एक्टिवनेस कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा जाता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो रही है, मतलब दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? न्यायिक सक्रियता। और दोस्तों आपको पता है पीआईएल, पीआईएल का कॉन्सेप्ट भी सर्वोच्च इसका सुप्रीम कोर्ट का था कि भाई अगर कोई जिसको कहते हैं जनहित याचिका, तो भाई अगर पब्लिक जो कहीं पर पब्लिक एरिया है और वहां पर कुछ सार्वजनिक रूप में अगर कोई दिक्कत है, भले ही कार्यपालिका का काम है वो नहीं कर रही है, तो आप एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगी, सुप्रीम कोर्ट उस चीज को देखेगी, है ना? तो ये जनहित याचिका जो मामला था उसको भी कहा गया कि यह जो सुप्रीम कोर्ट है इसने न्यायिक सक्रियता को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये पूछा जाता है कि जो न्यायिक सक्रियता है इसकी अवधारणा को मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर, किसके सूची पर? राज्य सूची के विषय पर। तो दोस्तों यहाँ पे कानून बनाने का शक्ति बताता है। तो देखिए, एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये समझ में आया? मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता तो वो आंसर कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो देखिए जो हमारी सातवीं सूची है, सातवीं सूची में हमें पता है कि तीन सूचियां दी गई हैं, तीन सूचियां दी गई हैं। जो संघ सूची है उस पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, जो राज्य सूची है उस पर केवल राज्य कानून बनाएगा यानी कि विधानमंडल, केंद्र की सूची पर संसद, और जो समवर्ती सूची है इस पर दोनों बनाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो राज्य सूची के विषय हैं इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है ना? ये सब्जेक्ट मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ये शिफ्ट नहीं होते, ये पूरी तरीके से इधर नहीं चले जाएंगे, रहेंगे राज्य सूची में ही। मैं आपको केवल ये समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, कि राज्य सूची का कोई विषय है उस पर सेंटर भी, उस पर संसद भी कानून बना सकता है। तो वो किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा आर्टिकल है? क्या वो 249 है, 250 है, 251 है, 252? दोस्तों जो 249 है इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र यानी कि संसद भी कानून बना सकता है। तो ये व्यवस्था क्या है दोस्तों? इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि यदि राज्यसभा, संसद नहीं, लोकसभा नहीं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की। तो यदि राज्यसभा, और हमेशा ध्यान रखना है राज्यसभा है ये, लोकसभा नहीं, संसद नहीं। यदि राज्यसभा अपने 2 तिहाई बहुमत से, कितने? 2 तिहाई, 2 तिहाई बहुमत से
ऐसा विशेष प्रस्ताव पारित करें कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दें। तो इस कंडीशन में उस पर संसद भी कानून बना सकता है उस विषय पर। हालांकि इसका जो समय होता है वह अधिकतम 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष तक ही वो कानून बना सकते हैं या बनाए हुए कानून की वैलिडिटी 1 वर्ष तक ही रहेगा जिस दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया था राज्यसभा के द्वारा, उस डेट से लेकर के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है 2/3 बहुमत से। क्लियर है? और राज्य सूची के किसी विषय पर सेंटर को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन वह विषय रहता तो राज्य सूची में ही है। तो ये 249 में ये प्रावधान है। 250 में दोस्तों कहा गया है एक ऐसी कंडीशन है, इसमें भी देखिए 250 में भी ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है और यहाँ तो राज्यसभा को कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं करना है। 250 में ऐसी व्यवस्था है 250 में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं करना है, केवल एक शर्त हो। शर्त क्या हो? कि देश में आपातकाल लगा हो। देश में क्या लगा हो? आपातकाल लगा हो। 352 के तहत यदि आपातकाल लगा हुआ है दोस्तों, 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? 250 में। ये नोट कर लेंगे ये भी। और दोस्तों 252 में क्या कहा गया है? 252 में कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों के पास अपना विधानमंडल है, तो 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल आपस में मिल करके किसी विषय पर कानून बनाने का रिक्वेस्ट करें संसद से, है ना? तब भी संसद कानून बना देगा उन राज्यों के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो राज्य मिल करके प्रस्ताव ऐसा पारित करते हैं, केवल उन्हीं के लिए संसद कानून बनाती है। ये ध्यान रखना आपको। तो 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल अगर संसद से ऐसी सिफारिश करें कि हमारे इस विषय पर आप कानून बनाएं, तब भी संसद कानून बना सकता है। ये 252 में कहा गया है। क्लियर है? और 253 भी है दोस्तों। 253 में कहा गया है कि अगर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या कोई समझौता लागू करना है, तब भी राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है ना? यानी कि अगर ऐसी मजबूरी हो कि हमें कोई संधि, इंटरनेशनल लेवल पे कोई संधि हम करके आए हैं या कोई हम समझौता करके आए हैं जो राष्ट्रहित में है, और ऐसी कंडीशन में राज्य सूची का कोई विषय है जो हमें, हमारी संसद को रोक रहा है कानून बनाने से, तो संसद इस राज्य सूची का परवाह नहीं करेगा, वह अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते का परवाह करेगा और उसके आधार पर वह कानून बना सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 253 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज पूछा हुआ है, तो इसकी एज कितनी है? 62 वर्ष। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है? 65 वर्ष। हालांकि दोस्तों किसी भी जज के, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी जज के जो कार्यकाल है उसके बारे में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि कार्यकाल नहीं दिया हुआ है। कार्यकाल, कार्यकाल का अंतिम एज दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, लेकिन कार्यकाल 4 साल होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 8 साल होगा, कार्यकाल नहीं दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की एज दी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, यह रिटायरमेंट का एज कितना है इसका? 65 वर्ष। और जो हाई कोर्ट है इसका 62 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है? यहाँ पे अनिवार्य है। तो दोस्तों हम सबको पता है जो ग्राम पंचायत है या जो पंचायतें हैं, ये हमारे संविधान के भाग नंबर आप बताएं। तो भाग नंबर है दोस्तों 9। भाग नंबर अगर आप 9 देखेंगे तो इसमें क्या मिलती है हमें? पंचायत। ठीक है। और 9 ए में क्या मिलती है? नगर पालिका। और 9 बी में क्या मिलती है? सहकारी समिति। तो भाग नंबर 9 अगर आप संविधान का देखेंगे तो इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 243 है, 243 पहले था, फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे करते करते इसमें 243 ओ तक इसको बढ़ा दिया गया। तो इन्हीं में से कोई एक आर्टिकल होगा जो पंचायतों का अनिवार्य चुनाव बताता होगा।
तो दोस्तों पंचायतों का गठन अनिवार्य रूप से होता है और प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, यानी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अनिवार्य बताता है दोस्तों? वह है 243 बी। 243 बी कहता है कि हर जगह पे अच्छा इनके बारे में जो कानून बनाने की व्यवस्था है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। तो वो अलग-अलग ईयर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः 5 वर्ष हर राज्यों ने रखा है, लेकिन ये अलग-अलग भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कहा गया है कि भाई हर राज्य ऐसा व्यवस्था करेंगे कि अनिवार्यतः 243 बी में कि मतलब जो पंचायत होंगे वो गठित होंगे ही होंगे। अगर कहीं पर किसी की कोई प्रधान है जैसे या कोई पंचायत का अ, अध्यक्ष है, ऐसा कुछ भी है, तो उसका डेथ हो जाता है तो वहाँ पर चुनाव अनिवार्य होता है। अगर मतलब बीच में नहीं होगा, सबके साथ होगा लेकिन होगा, होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनिवार्यतः इसका गठन होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर किसी गाँव का बिना प्रधान का ही गाँव बस चल रहा है वो, बिना किसी प्रधान के, तो ऐसा नहीं है, ना? तो गठन अनिवार्य है, ये 243 और अगर आपसे पूछे आरक्षण, अच्छा पंचायतों में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षित सीटें की गई हैं? तो आपको पता है कि 1/3 है महिलाओं को, है ना? 1/3 है पंचायत में महिलाओं को, पहले से ही था। बाद में फिर इसको लोकसभा में और दूसरे विधानसभाओं में भी इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के लिए 1/3 तो सीटें थी ही। इसके अलावा एससी के लिए और एसटी के लिए भी आरक्षित सीटें हैं, है ना? एससी के लिए, एसटी के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं और इनके आरक्षण की व्यवस्था जो पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है, वह किस आर्टिकल में है? तो वो 243 डी में है दोस्तों। अगर कभी आपसे पूछे एससी के लिए सीटें आरक्षित या एसटी के लिए सीटें आरक्षित या महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किस पंचायत के किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 243 डी में सीटों को आरक्षित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के लागू होने के बाद जोड़ा गया था? तो क्या शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, ये 21 ए में है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, यह 19 से लेकर के 22 तक है। जो समानता का अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर के 18 तक है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वह 23 और 24 है। और कौन सा ऐसा अधिकार है जो बाद में जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार है और ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? जो लोकसभा दोस्तों जैसे आपको पता है ये हमारा मान लीजिए लोकसभा है और इसमें जो लोकसभा होते हैं इसमें कुल कितने मेंबर बैठते हैं, कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है? तो दोस्तों ये है 543 और 543 में से ही दोस्तों एक होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष की कुर्सी होती है और एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है? एक अध्यक्ष की कुर्सी होगी और एक होगा उपाध्यक्ष। ये क्लियर हुआ? टोटल मेंबर कितने? 543। इन्हीं 543 में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों यही लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इन्हीं में से जो लोकसभा के मेंबर होते हैं इन्हीं में से आपस में एक अध्यक्ष चुना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं जहां पे कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछे लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता क्योंकि वो पहले ही जब वो सांसद बना था, जब चुनाव जीत करके आया था, तो एक बार वो अपने सांसद के रूप में प्रोटेम स्पीकर के सामने वो शपथ ले चुका था। तो इसलिए अब वो दोबारा शपथ नहीं लेगा अपने अध्यक्ष पद की। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति आयोग दिया हुआ है, एसटी आयोग दिया हुआ है। बताएं क्या 338 होगा, क्या 338 ए होगा, क्या 338 बी होगा या 339 होगा? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338 ए। दोस्तों जो 338 है इसमें है एससी आयोग। इसमें क्या है? एससी आयोग। पहले एससी आयोग ही मतलब एससी एसटी आयोग कंबाइंड थे, एक ही में थे और 2004 में ये एससी आयोग से अलग हट करके एसटी आयोग बना है। तो ये तो वही हो गया, इसका नाम एससी आयोग हो गया। लेकिन यही आयोग पहले एससी और एसटी दोनों के ही हितों को देखते थे। लेकिन अब ये एससी आयोग अलग हो गया, यानी अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया।
और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हो गया, जो 2004 में ये अलग हुआ था। तो एसटी आयोग दोस्तों यह 338 ए में है, ध्यान रखना है, ये है एसटी आयोग। ये क्या है? एसटी आयोग। और जो ये 338 बी है, इसमें है दोस्तों ओबीसी आयोग। इसमें क्या है? ओबीसी आयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। एससी आयोग 338 में, 338 ए में है एसटी आयोग, 338 बी में है ओबीसी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया? जैसे दोस्तों जो 338 बी है, उसमें अभी मैंने बताया 338 बी, तो इसमें है ओबीसी आयोग, और ये ओबीसी आयोग है। तो ये किस संशोधन द्वारा ये आयोग मतलब जोड़ा गया था, इसको बनाया गया था, वो पूछा हुआ है। तो इसमें आपको मुझे बताना है कि क्या 101वां संविधान संशोधन है, ये हाल ही फिलहाल में बना हुआ है, क्या 102वां है, 103वां है, 104वां है, कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 102वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना? 102वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो 101वां संविधान संशोधन है, ये क्या है? जो 101वां संविधान संशोधन है, तो ये संबंधित है जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से। क्लियर है? और जो 102वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये ओबीसी आयोग से संबंधित है। ओबीसी आयोग से संबंधित है। जो 130वां संविधान संशोधन है दोस्तों, यह ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण है ना? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनका जो 10% का आरक्षण है, वो 130वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था 2019 में। क्लियर है? ये 2018 में, ठीक है? और जो 104वां संविधान संशोधन है, इसमें जो दो आंग्ल भारतीय थे, जो दो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय, दो आंग्ल भारतीय कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में जो मनोनयन होता था, मनोनीत सदस्य थे, उनके पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों? 105वां संविधान संशोधन तो पहचान करने के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, वो उसी से संबंधित है 105वां वाला। लेकिन आपको ध्यान रखना है 106वां, ठीक, 106वां संविधान संशोधन। और 106वां संविधान संशोधन दोस्तों अभी 2023 में किया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? तो ये है लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाओं को आरक्षण की सीटें आरक्षित की गई हैं, और सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं? 1/3, ठीक है ना? 1/3, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/3 महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका की शक्ति देता है? विशेष अनुमति याचिका की शक्ति देता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कौन सा आर्टिकल है? क्या 131 है, 136 है, 142 है, या 143 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 136। इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें यह है कि जैसे अगर नीचे के किसी कोर्ट ने किसी नीचे की कोई कोर्ट है, अगर उसने कोई जजमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब याचिका की जो ऊपर की याचिका की शक्ति देती है, वह 136 के तहत देती है सुप्रीम कोर्ट, कि भाई याचिका किया जा सकता है, याचिका दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। 131 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति कहते हैं, ठीक है ना? जो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है, या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, और कोई जज नहीं, कोई कोर्ट नहीं देख सकती। तो इसलिए ये मूल क्षेत्राधिकार है। इसको दोस्तों 143 को कहते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है, अधिकार है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान का ही भाग कब माना गया? दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस कब माना गया? अच्छा केस दिया हुआ है, किस केस में माना गया है? तो बेरूबाड़ी केस में, गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, या मिनर्वा मिल्स केस में? तो प्रस्तावना को संविधान का ही भाग किस में माना गया है दोस्तों? केशवानंद भारती केस 1973। और इसमें इन्होंने लेकिन अगर प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना किया था, बाद में कहा कि नहीं नहीं ये संविधान का भाग है। पहले तो बेरूबाड़ी केस जो था 1960 में, यहाँ पे बेरीबारी लिखा हुआ है, बेरूबाड़ी है 1960। और इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना यह संविधान का भाग नहीं है,
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। ठीक है। और 373 में जो केशवानंद भारती केस है, इसमें कहा था कि भाग है। ठीक है ना, इसमें कहा था भाग है। तो ये अंतर है दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है मतलब संविधान में उसका प्रावधान नहीं है। संवैधानिक निकाय निकाय का मतलब होता है जो हमारे संविधान में किसी प्रावधान के तहत नहीं है, बल्कि वो किसी अ, दूसरे तरीके से उसको स्थापित किया गया है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं, संविधान के तहत नहीं। हालांकि काम वो संवैधानिक करता है, संविधान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है, लेकिन संविधान में किसी आर्टिकल के तहत उसका उल्लेख नहीं होता। तो क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जिसको शॉर्टकट में सीबीसी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर 324 में है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है दोस्तों, यह 338 है, ये 338 ए में है। 338 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, ये 338 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये किसी भी आर्टिकल में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछे केंद्रीय सतर्कता आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे दोस्तों और कभी भूलेंगे नहीं इस फैक्ट को जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस सिफारिश पर गठित की गई थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, संथानम समिति की सिफारिश पर। संथानम समिति, संथानम समिति ने ही दोस्तों यह सरकार से सिफारिश की थी कि आप एक निकाय बनाइए, एक संस्था बनाइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इससे इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दोस्तों, जो भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार पर ये निगरानी रखती है कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है हमारे देश में, कोई संस्था, कोई जो व्यक्ति है, तो वो क्या कहीं पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, तो ये निगरानी करती है भ्रष्टाचार के ऊपर। ठीक है, तो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और ये किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये समिति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल पूछा हुआ है, तो क्या 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है? निश्चित है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट, मुझे पता है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट या मैक्सिमम भी अगर नए नए हैं तो 6 वर्ष करेंगे, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित काल तक चलता है ये। अनिश्चित काल, अनिश्चित कर सकते हैं, मतलब अनिश्चित का मतलब इसका काल निर्धारित नहीं है और ये निरंतर चलने वाली सभा है। जो राज्यसभा है ये कैसी सभा है? ये स्थायी सभा है दोस्तों। हाँ, अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे, सदस्यों का, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो आपको बताना है 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और अगर पूछेगा कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है, तो चुनाव होता है दोस्तों 2 वर्षों पर। प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका चुनाव होता है। 1/3 मेंबर इसके इलेक्टेड होते हैं और वो 1/3 ही मतलब रिटायर होते हैं और फिर नए तरीके से इलेक्टेड होकर के आते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका चुनाव होता है। 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है और राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित काल के लिए होता है। ये निरंतर चलने वाली सभा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे, एक समय उन्होंने दिया होगा पॉलिटी को, तो ये आर्टिकल तो उन्हें याद होना चाहिए। क्या 343, 344, 345 या 351? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 343। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर संविधान का भाग पूछेगा आपसे, भाग, तो भाग नंबर 17 आपको ध्यान रखना है। 18 में क्या है? तो 18 में आपातकाल है, उसके ठीक पहले हिंदी की राजभाषा वाली भाग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार है? राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार है। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो खूब पूछते हैं, तो आप इसका आंसर बताइए। देखता हूं कि आप इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है जितना आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्या 352, 359, 360 या 365? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 365। ये आपको ध्यान रखना है, 365। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। जी हाँ, और 356 ऑप्शन में नहीं है, तो 365 भी है। ध्यान रखना है,
राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का जो बात बताई गई है 356 के तहत, और इसी में 2 आधार भी बताए गए हैं 356 में ही, ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए, ठीक है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है? और कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति। आधार कितने हैं? आधार 2 हैं। जो पहला आधार है दोस्तों, पहला आधार, तो पहला आधार में कहा गया है कि यदि राज्य का राज्यपाल सिफारिश करे, यदि राज्यपाल सिफारिश करे, राज्यपाल की सिफारिश हो, सिफारिश हो, है ना? तो पहली बात ऐसी बताई गई है दोस्तों कि जैसे राष्ट्रपति है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। हर राज्य में एक-एक राज्यपाल होता है। देखिए, आप आज के नजरिए से मत देखिए, जब संविधान बना था, तो बहुत मुश्किल से राज्यों का एकीकरण किया गया था और बहुत मुश्किल से इन्हें बाँध करके रखा जा रहा था, और बहुत जो दूर-दराज के राज्य थे, सोचिए दिल्ली से जो इतनी दूर पे हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पे वो पकड़ नहीं है उन राज्यों के पास, तो ये डर था कि कहीं राज्य छूट करके हमारे हाथ से स्वतंत्र ना हो जाएं। तो उनको पकड़ करके रखने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए राज्यपाल को वहां पे शिफ्ट किया गया, और वह हमेशा रिपोर्ट भेजता रहता है राष्ट्रपति को कि हाँ, यहाँ की कानून व्यवस्था सब ठीक चल रही है, क्योंकि वहां पे दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है वो वहीं का लोकल नेता होगा, और इसीलिए राज्यपाल को प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी राज्यपाल अपने राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, है ना? अपने ही राज्य में राज्यपाल नहीं होगा, ताकि उसकी साठगांठ ना हो सके। बाकी वो किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल का अपना कर्तव्य निभाएगा। तो राज्यपाल अलग-अलग राज्य में होते हैं, तो बहुत मुश्किल से वो साठगांठ लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये है कि राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता रहेगा कि हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर राज्यपाल ने लिख करके भेज दिया कि यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है और यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति तुरंत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो एक आधार है राज्यपाल की सिफारिश पर, और मान लीजिए ऐसा कि राज्यपाल ने भी पैसा खा लिया और राज्यपाल वहां पे जाकर के बदल गया, और या उसका मिजाज बदल गया, उसने वहां पे पैसा घूस खा लिया, या वो खुद किसी लालच में पड़ गया और वो मुख्यमंत्री के साथ मिल करके फिर से अलग होने का व्यवस्था बना ले, प्लान बना ले, तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 2 शर्त बताई गई थी, जो 356 है, ये 356 की बात हो रही है। यदि राज्यपाल की सिफारिश हो या राष्ट्रपति को स्वयं, तो राष्ट्रपति को स्वयं, स्वयं ऐसा लगे, है ना? स्वयं ऐसा लगे। तो या तो राज्यपाल सिफारिश करे या राष्ट्रपति को किसी दूसरे भी माध्यम से ऐसा पता लग जाए कि भैया वहां पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये 2 आधार दिए हुए हैं 356 में, लेकिन इसी में जो तीसरा आधार दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 365 के तहत, 365 के तहत। और 365 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है? 365 में दिया हुआ है कि यदि केंद्र ने किसी राज्य को कोई गाइडलाइन जारी किया है और राज्य उसको फुलफिल नहीं करता है, यानी कि केंद्र ने कुछ दिशा निर्देश दिया राज्य को, लेकिन राज्य उसे नहीं मान रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वह एक आधार बन जाता है लगाने का, ठीक है ना? तो 365 के तहत दिशा निर्देश अगर राज्य नहीं मानते हैं, दिशा निर्देश नहीं मानते हैं, ठीक है ना? तो 365, तो देखिए 2 आधार तो 356 में ही लिखा हुआ है और तीसरा आधार 365 है। तो राष्ट्रपति शासन 3 आधार पे लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 आधार तो 356 में ही है और तीसरा आधार तो खुद 365 है। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया, तो इसलिए बताया ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। तो 365 एक आधार है राष्ट्रपति शासन लगाने का। इसके तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या आधार होंगे? तो 2 आधार रा 356 में ही दिया हुआ है और तीसरा आधार 365 में दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य केंद्र की दिशा निर्देश को नहीं मानता, तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी 356 के तहत, ऐसा खुद 365 में लिखा हुआ है, ठीक है? 360 में आपको पता है वित्तीय आपातकाल है। 359 में क्या बताया गया है? 359 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, तो आपातकाल लगाने के दौरान वह ये भी बताएगा कि कौन-कौन से मूल अधिकार समाप्त किए जाने हैं, सॉरी निलंबित किए जाने हैं। समाप्त राष्ट्रपति नहीं कर सकता, तो निलंबित किए जाते हैं। क्लियर है? लेकिन 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? अनुसूचियां कितनी है? तो क्या 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? तो अनुसूचियां हैं 10 और मूल संविधान में कितनी? 8। ठीक है? अनुसूचियां। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है? काफी खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो क्या 5 है, 9 है, 10 है या 11 है? आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9। नो कहता है नो। नो क्या कहता है? नो। इसको नो से याद रखेंगे। नो ये कहता है कि अगर आपने एक बार इंडिया की नागरिकता लिया है तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते, और जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली वैसे ही हमारे यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। नो जो नो है वो कहता है नो, मतलब दूसरे देश की नागरिकता आप नहीं ले सकते। तो दोहरी नागरिकता को लेकर के प्रतिबंधित किया गया है नो। ठीक है ना? 5 में दोस्तों क्या बताया गया है? 5 में नागरिकता की परिभाषा है। 10 में क्या बताया गया है? आपके किन-किन कंडीशन में जो नागरिकता है उसकी निरंतरता बनी रहेगी। आपने यहीं पर जन्म लिया या लेने की क्या-क्या शर्तें होंगी, उन सब के बारे में 10 में बताया गया है। और 11 में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो किस आर्टिकल में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए? तो आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची पूछा हुआ है दोस्तों, क्या पंचायती राज से, दल बदल विरोधी कानून से, या भाषाएं हैं, या अनुसूचित क्षेत्र है? तो आपको बताना है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों। और 52वां संविधान संशोधन अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने इसको इतनी बार रिपीट किया है कि ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है? जैसे ही दल बदल आए, 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985, कोई आर्टिकल नहीं, कोई भाग नहीं, अनुसूची आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कौन हटाता है? ये भी काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। तो भारत में सीएजी जो है इसका प्रावधान 148 में किया गया है। और इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इसका? 6 वर्ष, 5 वर्ष नहीं। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके मेंबर का भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। और सीएजी, इसके भी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो मतलब जो सीएजी होता है उसके उसका कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है? तो इनको हटाता कौन है? मान लीजिए कार्यकाल से पहले भी इनको हटाने की बात हो तो ध्यान रखना है कि इनके ऊपर जो प्रक्रिया चलाई जाती है वह संसद में प्रक्रिया चलाई जाती है। लेकिन इनको हटाता कौन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जवाब करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही फाइनली अंतिम रूप से इन्हें राष्ट्रपति इनको पद से हटाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके ऊपर जो प्रक्रिया सीएजी के ऊपर जो प्रक्रिया चलाई जाती है वह जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर की प्रक्रिया चलाई जाती है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर प्रक्रिया चलाई जाती है सेम वही प्रक्रिया सीएजी को हटाने के लिए, सेम वही प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए सेम वही प्रक्रिया चलाई जाती है। इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। इन दोनों में क्या अंतर है मैंने आपको बताया था। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 20वीं है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं, हम सबको पता है ये। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर मूल संविधान में पूछे कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी तो 14 भाषाएं थी दोस्तों। कितनी थी? 14। ठीक है ना? 14 भाषाएं थी। और इनमें बाद में जोड़ा गया, तो बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ा गया है? एक तो 21, 71 और 92। ठीक है? ये कौन सा है? तो ये संशोधन है। ये क्या है? संशोधन। तो संशोधन 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 3 बार संशोधन किया गया है। 21, 71, 92 संशोधन। तो इस तरीके से ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? ईयर अगर पूछेगा तो 1967, 1992 और 2003। ये 3 बार इसमें संशोधन किया गया। मैं ऐसे याद किया हूँ तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, आप भी चाहे जैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? ऐसे ही याद है ये। ठीक है? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को ऐड किया गया। सिंधी भाषा। ठीक है? इसमें नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां। और इसमें जो 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसमें हुआ बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो देखिए संथाली, तो एक ये सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 ये 4 हो गए। और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 ये।
तो टोटल 8, 1, 3, 4 कुल मिलाकर के 8, 8 और भाषाएं, तो 4 मूल संविधान में था और प्लस 14 मूल संविधान में था, भाषा जो 14 भाषा है ये मूल संविधान में, 8 बाद में ऐड हुए, तो टोटल कितने हो गए 22। अच्छा ये कैसे याद है सर जी? तो आप याद कर सकते हैं एक लाइन को, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो क्या याद रखेंगे? सेंधा नमक, सेंधा नमक बोडो मास, सेंधा नमक बोडो मास, सेंधा नमक बोडो मास, सेंधा नमक बोडो मास। तो सेंधा से दोस्तों सिंधी, नमक से न से नेपाली, मैंने लिखा है यहाँ पे नेपाली, म से मणिपुरी, मैंने यहाँ पे लिखा है मणिपुरी, क से कोंकणी, मैंने यहाँ पे कोंकणी लिखा हुआ है, तो नमक हो गया। फिर 4 देखिए ये एक है सेंधा, फिर ये 3 है न म क, तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, फिर बोडो मास, तो बो से बोडो, डो से डोंगरी, मा से मैथिली और स से संथाली, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इस ट्रिक को आप यूज करके चाहें तो इसको आसान बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई। ठीक है, और इस प्रकार हमारे वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनकी संख्या है 22। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, तो क्या 23-24 है, 19-22, 19 से 22 है, 25 से 28 है या 29-30 है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 23 से 24, जो 23-24 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 आपको ध्यान रखना है। और पहला वित्त आयोग कब गठित किया था? 1951 में। कौन थे? तो केसी नियोगी थे, ये आपको ध्यान रखना है, केसी नियोगी, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 15वां, जिसका कार्यकाल कितना है? तो 2021 से लेकर के 2026 तक। ठीक है, 2021 इसका कार्यकाल है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, एनके सिंह। और अभी गठित हो चुका है, जैसे ही समाप्त नहीं होता उसके पहले ही राष्ट्रपति गठित कर देता है। तो अभी जो गठित हुआ है वो है 16वां, 16वां अभी गठित हुआ है। और इसका कार्यकाल कितना होगा? 2026 से लेकर के 2031 तक। ठीक है, तो ये कौन है? तो अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये मैंने बताया नहीं बताया आपको? तो ये राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? दोस्तों जीएसटी से, क्या 99वां, 100वां, 101वां या 102वां? कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? 101 रुपए का चंदा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जीएसटी से संबंधित है 101, कोई मतलब अगर हम कोई राशि देते हैं उपहार स्वरूप या कहीं पर कुछ ऐसा चंदा रूप में देते हैं तो 101, तो ये जीएसटी से याद कर सकते हैं। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों। इसके अलावा 99वां संविधान संशोधन दोस्तों ये एनजेएसी कानून से संबंधित था। एनजेएसी है ना, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसमें जजों के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था बताई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें नहीं चाहिए आपके जजों के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमारी कोलेजियम प्रणाली मस्त है, आप हमारी न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, ये रद्द हो गया, सब कुछ होने के बाद स्थापित हो चुका था, बस संस्थाएं बनी नहीं थी, लेकिन जो प्रस्ताव वगैरह था सब कुछ ओके हो गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। और 100वां संविधान संशोधन दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन 2015 में ये भी किया गया था, ये भी 2015 में, ये भी 100वां संविधान संशोधन था जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था, जिसके तहत 51 क्षेत्र भारत को मिले थे और 111 क्षेत्र बांग्लादेश को मिले थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों ने अपने क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था। ठीक है, और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से है। 102वां संविधान संशोधन दोस्तों यह ओबीसी आयोग से संबंधित है, ओबीसी आयोग से संबंधित है, ओबीसी आयोग बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान दोस्तों, आपातकाल का जो प्रावधान है यह जर्मनी से लिया गया है। तो ये किस भाग में पूछा हुआ है? तो क्या भाग नंबर 15 है, भाग नंबर 16 है, भाग नंबर 17 है या भाग नंबर 18 है? तो भाग नंबर 18 में ही
अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के और 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति प्रदान करता है। मैंने आपको बताया है कि जैसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास जो संसद होती है, संसद, तो संसद के दोनों हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो कोई सा भी प्रस्ताव दोनों मिल करके पारित कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए कोई प्रस्ताव पहले लोकसभा में आया, तो उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा में आया तो फिर वो लोकसभा से पास होकर के, राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा। तो जब भी ये दोनों प्रस्ताव, दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो फाइनली किसके पास से आगे से गया, किसके पास पीछे गया, उससे मतलब नहीं है। पारित दोनों से होना चाहिए, वो विधेयक के ऊपर है कि विधेयक का प्रकार कैसा है, लेकिन दोनों से पास होना चाहिए। जब दोनों से पास हो गया तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये अधिकार देता है कि वह उस पर निर्णय ले। तो राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो 111 के तहत होता है। सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पर जो राज्यपाल है, राज्यपाल, उसके बाद उसके पास भी ऐसा ही प्रस्ताव आता है विधान मंडलों से। विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, जब दोनों मिलकर के प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसके बाद वह प्रस्ताव कहा जाता है राज्यपाल। बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के, है ना, बिना राज्यपाल के पास किए हुए कोई भी प्रस्ताव राज्य का कानून नहीं बनेगा। जैसे राष्ट्रपति साइन करता है तभी वह कानून बनता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी प्रस्ताव राज्यपाल के पास जाता है तो किस आर्टिकल के तहत उसके पास भी ये शक्ति है कि या तो वो पास करे, या तो वो फेल करे, या तो वो पुनर्विचार के लिए भेजे। जैसे राष्ट्रपति भी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद के पास, ऐसे ही राज्यपाल भी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है विधानमंडल के पास। तो ये पावर राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो ये दोस्तों मिलता है अनुच्छेद नंबर 200 के तहत। ठीक है, राज्यपाल को मिलता है अनुच्छेद 200 के तहत और राष्ट्रपति को मिलता है 111 के तहत। ठीक है, और जो 201 है ये ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास कोई भी प्रस्ताव आता है संसद से पास होकर के, तो राष्ट्रपति या तो उसको मतलब पास कर दे साइन करके, या तो जेबी वीटो का प्रयोग करे, भाई अपने पास रख ले, और या तो वो क्या करे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि भाई आप इस पर एक बार विचार करें। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राज्यपाल का भी यही अधिकार है, लेकिन राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा अधिकार भी होता है कि अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वह राष्ट्रपति के पास भेज दे। और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो 201 में ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि फिर उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक पर डिसीजन राष्ट्रपति लेगा। ऐसी व्यवस्था बताई गई है 201 में कि फिर राष्ट्रपति का मान्य होगा, और उसके बाद फिर राज्यपाल चाह करके भी, अगर राज्यपाल का नहीं भी मन है तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। अंतिम निर्णय उस, एक बार अगर इसने राष्ट्रपति को प्रस्तावित कर दिया विधेयक, तो हमेशा के लिए फिर राष्ट्रपति का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और 213 में दोस्तों, तो ये राज्यपाल का जो अध्यादेश है उसकी बात बताई गई है 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने मसौदा समिति, जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, को कब गठित किया था? तो क्या 26 नवंबर 1949, 2 सितंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946? और इसका आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, रहेगा इंतजार हमें। आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।